Students, today I will start the alternating current. Till now, I discussed about the direct current, DC current under the DC source and the circuit containing resistance and DC source. Now I am going to discuss the alternating source. So at first, what is the alternating current and what is the alternating source? Suppose it is a EMF or electric current, and this is the time axis, and this is the graph of EMF or electric current, and this is the constant with time, and this type of the current is the or EMF is known as the voltage. EMF means voltage, is known as the DC, means direct current or direct voltage and the symbol for the source of this the direct current or voltage is this. It will provide the constant EMF, and it is constant in direction and magnitude with time. Today I will going to discuss the another type of the source, that is the AC or alternating current. Suppose this is the time axis and this is the EMF और voltage, means EMF को हम voltage बोलेंगे, याद रखिएगा, EMF और the I, and the variation of this EMF of current in this way. And in mathematics you know that this is the sine function. अगर हम y is equal to sin थीटा या y is equal to cos थीटा का ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो इस प्रकार से ग्राफ मिलता है, इसलिए हम साइन फंक्शन बोलते हैं या साइनसॉइडल वेव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए, अगर ये यहाँ पर हम ये कहते हैं कि y इज इक्वल टू I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या वोल्टेज के लिए अगर हम कहते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप देखेंगे क्या कि ओमेगा इज नोन एज दी 2 पाई बाई टी and 2 pi is equal to 1 by t, and this 1 by t is known as frequency. So 2 pi is nu is the frequency, and the time period means one complete cycle अगर complete होता है and it takes some time, and that time is known as the time period. मतलब कि उस टाइम पीरियड को समझने के लिए हम थोड़ा फेज भी समझेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास जो फेज है, जस्ट लाइक ए सिंपल हार्मोनिक मोशन वी कैन से दैट। यहाँ इसको हम कहेंगे जीरो फेज है, यहाँ ये पाई बाई 2 है, यहाँ पाई है, और यहाँ 3 पाई बाई 2 है, और ये 2 पाई है। इस 2 पाई के बाद देखेंगे कि ये पोजीशन और इस पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, हालांकि जीरो यहाँ भी है, लेकिन बट डिफरेंस इज दैट कि अब जीरो के बाद पॉजिटिव होने जा रहा है, बट यहाँ जीरो के बाद नेगेटिव होने जा रहा है। तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट को समझना है। ये पॉइंट इज इन जीरो एंड दिस पॉइंट इज इन पाई फेज, तो हम ये कहेंगे कि दिस पॉइंट इज इन पाई बाई पाई फेज पीछे है, इससे ये पॉइंट पाई फेज पीछे है, या इससे ये पॉइंट पाई फेज में आगे है।
तो 2 पाई फेज यहाँ पर क्या 2 पाई के बाद ये अपनी साइकिल को पूरा कर लिया और इसमें जो टाइम लगेगा दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और ये होगा यहाँ पर हम कहेंगे T/4, इसको कहेंगे हम T/2, इसको कहेंगे हम 3T/4 और इसको कहेंगे T। आप रख के देख सकते हैं अगर इस इक्वेशन को देखा जाए, V इज इक्वल टू V0 sin omega is 2 pi by t and t is 0 and so it is V0 and ये कंप्लीट जीरो होगा और साइन 0 इसलिए वैल्यू 0 है। देखिए यहाँ पर EMF की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू 0 है। अगर हम कहते हैं T/4 तो V इज इक्वल टू V0 साइन 2 पाई बाई टी इंटू टाइम है T/4, T और T कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, इट इज π/2 and sin π/2 means sin 90 और sin 90 is 1, so it is V0, so it is the maximum value V0. For this time is T/2, for this y V0 is equal to V is equal to V0 sin 2 pi by capital T into T/2 sin pi और sin pi is 0, so V into 0 is 0। तो इस प्रकार से आप ये हर पोजीशन में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक रिकॉल करना था, क्लास 11th का एम था कि फेज क्या है, मीन्स फेज का मतलब है कि किस डायरेक्शन में किस पोजीशन में है। तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट से ये पाई फेज से आगे है, ये पॉइंट इस पॉइंट से π/2 फेज से आगे है, या हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के कंपेरिजन में π/2 से आगे है, इस 3π/2 से ये पॉइंट पीछे है, इस पॉइंट इससे 3π/2 आगे है। तो इस प्रकार से हम लोग फेज को भी जानेंगे। तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर इन सेम फेज, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर इन सेम फेज। तो हम इस प्रकार से हम सेम फेज को समझना था कि फेज क्या होता है सो और टाइम क्या है। तो ये आप समझ गए होंगे कि फेज क्या होता है और टाइम क्या होता है। अब हम लोग देखना है हमें कि एसी का यूज है क्या चीज़। हमारे जो जितने भी सप्लाई है, हमारे घर में सप्लाई होता है या जो भी कमर्शियल सप्लाई होता है, सब वो एसी फॉर्म में है, क्योंकि एसी कैन बी ट्रांसफॉर्म, इट्स वोल्टेज कैन बी ट्रांसफॉर्म और करेंट कैन बी ट्रांसफॉर्म एज पर योर डिजायर्ड वैल्यू। हम उसके वोल्टेज या करंट को बाय द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर हम चेंज कर सकते हैं, बल्कि डीसी में नहीं किया जा सकता, एसी में किया जा सकता है। सो इट इज़ इजी टू सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कम्युनिकेशन के लिए एसी इज़ द बेस्ट। एंड कुछ सर्टेन जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जैसे कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, बहुत सारे हैं जो रिस्पॉन्स ज़्यादा करता है। इवन आपने जो रेडियो ट्यून करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो सारे के सारे एसी से ही संभव हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे एसी के बारे में। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और हमारे पास एक सोर्स है एसी का। हम एसी सोर्स को अब ऐसे लिखते हैं, ये आपके सोर्स है V = V0 sin ωt and the value of current is according to the Kirchhoff's law, the VI is equal to V/R and this is the V0 sin ωt by R and V0 by R is I0 sin ωt, so this is the value of current to this। तो आप देखेंगे क्या कि अगर ये टाइम 0 है तो ये 0 वैल्यू होगा, ये भी 0 होगा, यानी we can say that this is your voltage and this is your current, यानी दोनों आपको सेम फेज में दिखाई पड़ रहा है। ये जब ये 0 है तो ये भी 0 है, जब ये 0 है तो ये भी 0 मैक्सिमम है, ये फिर 0 है तो दोनों 0 है, दोनों मैक्सिमम निगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास, इसलिए दोनों को हम लोग सेम फेज में कहेंगे इफ़ it has been passed through the resistance. Now one thing that is the
what is this value, this is what is this and what this is the peak value, ये हमारे पास पीक वैल्यू है, और ये भी, तो इसको हम कहेंगे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और इसको कहेंगे पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब यहाँ आप देखेंगे क्या कि हर पॉइंट के काउंटर है, जैसे जितना पॉजिटिव है उतना यहाँ निगेटिव है, ये जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, ये जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, ये जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। तो एक कंप्लीट साइकिल में, यानी ये कंप्लीट टाइम टी में, एक कंप्लीट टाइम टी में इसकी वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, यानी एक कंप्लीट साइकिल में इसकी वैल्यू जीरो होगी, यानी एवरेज करंट इन वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। इसको मैथमेटिकली भी हम देख सकते हैं, चलिए देखते हैं क्या इसको। I is equal to dq by dt and dq is equal to I dt, and the total charge in one complete cycle means this, and this is the I dt and this is the 0 to t. This I is the instantaneous current, putting the value of I, that is the I naught sin omega t dt 0 to 2t, and I naught is the constant, and the value integration of the sin omega t is minus cos omega t divided by omega 0 to t, and this is the I naught minus I naught by omega, and the cos omega means 2 pi by t, and value of t is capital T minus cos 2 pi by t into value of t is 0, and this is the minus omega I naught by omega, cos 2 pi is 1 and cos 0 is 1, so 1 minus 1 is the 0, so the net total charge in one complete cycle is 0, so the average current in one complete cycle is equal to total charge means 0 by time, so it is 0, so the average current is 0 in one complete cycle. So thus we can say that in AC the average current is 0. It means ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एवरेज करंट अगर 0 है तो इसमें पावर डेसिपेशन नहीं होगा, पावर डेसिपेशन होगा, एंड द पावर इज इक्वल टू I is equal to power is equal to I square R, and heat produced is equal to I square T. हम ये कहते हैं अगर यहाँ एक्चुअली में क्या होगा कि चूंकि इसकी I की वैल्यू लगातार चेंज होती है और पूरे साइकिल में I की वैल्यू 0 है, लेकिन I स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये मान लिया प्लस समथिंग है तो ये माइनस है, और ये स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसलिए कभी ये टर्म 0 नहीं होगा आपका यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ आई स्क्वायर की ज़रूरत है, और यहाँ आई की ज़रूरत अगर होती तो यहाँ पर हम एच की वैल्यू क्या कहते कि 0 हो जाता, लेकिन आई स्क्वायर चाहिए तो निगेटिव का भी आई स्क्वायर पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का भी होगा, इसलिए इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस द हीट, बट इट विल नॉट produce deflection in the galvanometer because the galvanometer is based on the magnetic effect of current, and for this the I theta is deflection is proportional to I,
as you know, in the galvanometer, the deflection is directly proportional to I, and for one average current in a one cycle, एक पूरे cycle में जो average current की value है 0, so deflection is 0. So when we use the instrument that is based on the magnetic effect of current, then that instrument will not able to detect this AC, because for the average current in one complete cycle is 0. So the instrument based on the magnetic effect of current will show 0 deflection. तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि जो इंस्ट्रूमेंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है, यानी कि जहाँ पर डिफ्लेक्शन करंट के प्रोपोर्शनल होगा, वहाँ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नेट करंट जो यहाँ पर होता है एवरेज करंट वन कंप्लीट साइकिल में 0 होगा. तो हाउ कैन यू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट and what is the effective value of electric current, what will be the effective value of the potential voltage. So I will discuss in the next class the effective value or RMS value of the current and voltage.